हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश के क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में पाठ 15 देखते हैं। पाठ का नाम है दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने 14वां पाठ नहीं देखा है तो यहाँ एक कोने में लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करिएगा, तुरंत वो 14वां पार्ट पर लेकर चला जाएगा। आइए हम इसमें देखेंगे। आइए जाने विश्व में दक्षिण अमेरिका की स्थिति और विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। हम लोग दूसरा में देखेंगे दक्षिण अमेरिका का धरातली बनावट किस प्रकार की है। हम लोग तीसरा में देखेंगे दक्षिण अमेरिका की जलवायु किस प्रकार की है। हम लोग आगे देखेंगे दक्षिण अमेरिका में किस प्रकार की वनस्पति एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं विस्तार स्थिति एवं विस्तार देख लेते हैं। संसार के मानचित्र में देखिए दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में उससे जुड़ा हुआ है। देखिए दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका महाद्वीप किससे जुड़ा है? दक्षिण से जुड़ा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो दक्षिण अमेरिका जो कि संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका क्षेत्रफल 1,75,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यह 12 डिग्री उत्तर अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिण अक्षांश तथा 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री पश्चिम देशांतर के बीच स्थित है। यह महाद्वीप उत्तर से दक्षिण लगभग 6,640 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व 5,110 किमी तक फैला हुआ है। आइए हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका है। ये यहाँ दक्षिण में किससे मिला हुआ? इस तरह से मिला हुआ है। और ये जो रेखाएं बनी हुई हैं हमारा क्या है सब? अक्षांश। और इस तरह की जो रेखाएं बनी होती है वो सब क्या है? देशांतर। ये क्या हमारा कौन सी रेखा है? ये ग्रीनविच रेखा है। हम लोग आगे देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका का राजनीतिक मानचित्र देखिए। महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर में कैरिबियन सागर है। महाद्वीप के दक्षिण का छोर पर प्रशांत और अटलांटिक, देखिए यह कह रहा है। पश्चिम में कौन सा महासागर है हमारा? प्रशांत महासागर हो गया। यह जगह पूर्व दक्षिण में अटलांटिक महासागर। इस तरह से ये जुड़ा हुआ है। महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग पहले उत्तर अमेरिका के पनामा देश से स्थल द्वारा जुड़ा हुआ था। देखिए इससे बाद में पनामा नहर बनाकर अलग किया गया। पनामा नहर बनने के पूर्व दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित कोलंबिया के उत्तरी समुद्र तट से पश्चिमी समुद्र तट पर जलमार्ग से आने के लिए हजारों किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। महाद्वीप का अधिकांश भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहते हैं। देखिए आपसे पूछे लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं, तो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका कहते हैं। लैटिन अमेरिका लैटिन प्राचीन रोम वासियों की भाषा है। अब पूछा जाए आपका लैटिन भाषा किसका है, तो लैटिन प्राचीन रोम वासियों की भाषा है। पुर्तगाल और स्पेन से लैटिन भाषा बोलने वाले यूरोपीय लोग दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज में बस गए।
इसलिए इस संपूर्ण भाग को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। हम लोग उसका देखें तो धरातली बनावट के आधार पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को 4 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। धरातली बनावट के आधार पर हम लोग उसको कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। पहला पश्चिमी तटीय पट्टी, दूसरा पश्चिमी पर्वतमाला, तीसरा मध्यवर्ती मैदान, चौथा पूर्वी उच्चभूमि। हम लोग एक एक करके सभी देख लेते हैं। पहले देखते हैं पश्चिमी तटीय पट्टी। महाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर के तटीय भाग और एंडीज पर्वतमाला के मध्य में मैदानी भूमि एक सक्रिय पट्टी के रूप में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। इस तटीय पट्टी के मध्य में अटाकामा नामक मरुस्थल है। देखिए इस तरह से ये ऊपर नीचे फैला हुआ उत्तर से दक्षिण। इसी के बीच में एक अटाकामा नामक क्या है? मरुस्थल है, जहाँ जो संसार का सबसे शुष्क गर्म मरुस्थल है। ये जो मरुस्थल है संसार का सबसे शुष्क तथा गर्म मरुस्थल है। इस तटीय मैदान की चौड़ाई सब जगह समान नहीं है। जो इसकी चौड़ाई है कहीं पर देखिए ज़्यादा हो गया है तो कहीं पे कम है, कहीं ज़्यादा है कभी कम है। हम लोग आगे देख लेते हैं। पश्चिमी पर्वतमाला मानचित्र में देखिए पश्चिमी तटीय मैदान पट्टी के समांतर पूर्व में पर्वतों और पहाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला फैली हुई है। यह संसार की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला है। देखिए एंडीज पर्वतमाला हमारा जो कि इसी जगह पाया जाता है। यह महाद्वीप के उत्तर में कैरिबियन सागर से शुरू होकर महाद्वीप के दक्षिणी छोर तक फैली हुई। अब एंडीज पर्वतमाला जो कि उत्तर में कैरिबियन सागर से शुरू होकर महाद्वीप के दक्षिणी छोर तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 7,250 किमी है। अब एंडीज पर्वत की लंबाई कितना हो गया हमारा? 7,250 किलोमीटर है। मध्य में पर्वत की चौड़ाई सबसे अधिक है और बीच में उस पर्वत की चौड़ाई क्या है? सबसे अधिक चौड़ी हुई है। हिमालय पर्वत के बाद एंडीज पर्वतमाला संसार में सबसे ऊंची पर्वतमाला है। और जो भारत का हिमालय पर्वत है उसके बाद जो कि एंडीज पर्वतमाला संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। पृथ्वी निर्माण के इतिहास में इन्हें नवीन वर्लित पर्वत कहते हैं। और पृथ्वी के निर्माण के इतिहास में हम लोग इसे क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा विपरीत दिशाओं के दबाव से निर्मित पर्वत वलित पर्वत कहलाते हैं। देखिए जैसे पृथ्वी का प्लेट हुआ 2 और ये आपस में ये मिट्टी होगा पहाड़ हो गया तो आपस में क्या करे? इधर प्रेशर लगा रहा है तो ये मिट्टी क्या करेगा? यहाँ पे ऐसे से उठ जाएगा। तो वही कह रहा है ये कौन सा पर्वत का निर्माण करेगा? वलित पर्वत का निर्माण करेगा। मानचित्र में देखिए एंडीज पर्वतमाला किन किन देशों में फैली है। एंडीज पर्वतमाला की 3 मुख्य श्रेणियां हैं। अब एंडीज पर्वतमाला की कौन सी श्रेणियां? 3 श्रेणियां हैं। पूर्व की ओर 2 पर्वत श्रेणियां कुछ स्थानों पर एक दूसरे के निकट आ जाती है और फिर अलग हो जाती है। इन श्रेणियों के मध्य ऊंचे पठार बोलिविया का अंतः पर्वतीय पठार बहुत ऊंचा है। इसी पठार पर टीटीकाका झील है। और टीटीकाका झील कहाँ पर है? इसी पहाड़ पर जो कि पठार पर है, जो संसार का सबसे ऊंचा झील है। यह संसार का क्या है? सबसे ऊंचा झील है। यह झील 8,540 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैली है। उस झील की चौड़ाई कितना है? 5,840 वर्ग किलोमीटर चारों तरफ ये फैला हुआ है। देखिए ये हमारा जो है कि इस कलर का है, ये क्या दिखा रहा है? हमारा पर्वतीय क्षेत्र दिखा रहा है। अब पूरा कहाँ तक फैला हुआ है? यहाँ से शुरुआत होते हुए एकदम पूरा उत्तरी छोर से लेकर दक्षिण छोर तक फैला हुआ है। आगे क्या है? पठारी क्षेत्र। और ये सब हमारा जो क्या है ये सब पठारी क्षेत्र दिखा रहा है बगल बगल में। इसके बाद ये हल्का घास वाला मैदानी क्षेत्र। फिर ये बगल में क्या है? ये हमारा
अब जो ये ग्रीन वाला दिखा रही है ये सब क्या है हमारा वन है, घास है। हम लोग आगे देख लेते हैं। दो पर्वतों के बीच फैले हुए पठारी भाग को अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। और दो पर्वतों के बीच फैले हुए, जैसे मान लीजिए दो पर्वत आपस में गुजर रहे हैं, यहाँ दोनों के बीच फैले हुए इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। ठीक। एंडीज पर्वत पर अनेक ऊंचे ऊंचे शिखर है, ये इनकी शिखर की लंबाई बहुत है। ये विषुवत-रेखीय गर्म जलवायु में स्थित होते हुए भी अधिक ऊंचाई के कारण साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। देखिए ये विषुवत-रेखीय पर है, लेकिन अधिक ऊंचाई होने के कारण ये क्या होता है, सब चोटियां बर्फ से ढकी होती हैं। एंडीज की सबसे ऊंची सड़क अंकाका है, गुआ है। सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, अंकाका गुआ है, जो समुद्र तल से 6,960 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितना है, 6,960 मीटर ऊंचा है। इस पर्वतमाला पर अनेक सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी है। इसी पे जो कि सक्रिय भी ज्वालामुखी है, सुषुप्त भी और मृत भी, तीनों प्रकार के ज्वालामुखी है। इक्वेडोर देश में स्थित कोटोपेक्सी संसार का सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी महाद्वीप में जो कि कोटोपेक्सी संसार का सबसे ऊंचे स्थान पर पाया जाने वाला सक्रिय ज्वालामुखी है। इस पर्वतमाला पर अक्सर ज्वालामुखियों के विस्फोट और भूकंप होते ही रहते हैं। देखिए इसी पर्वत पे जो है कि अक्सर ज्वालामुखी के विस्फोट बार बार होते रहते हैं, भूकंप भी आते रहते हैं। एंडीज पर्वत से अमेजन, ओरिनिको, पिल्कोमायो, कोलोरेडो आदि अनेक नदियाँ निकलती है। अमेजन पर्वत से सब नदियाँ निकलती हैं, अमेजन, ओरिनिको, पिल्कोमायो, कोलोरेडो, ये सब नदियाँ कहाँ से निकलती है, सब एंडीज पर्वत से निकलती हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं मध्यवर्ती मैदान। ये मैदान एंडीज पर्वतमाला और पूर्वी उच्च भूमि के बीच बड़े भाग में फैले हुए हैं। यह मैदान 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग कौन सा इसमें, लानोस का मैदान, दूसरा सेल्वास, तीसरा लाप्लाटा। ये 3 भाग मध्यवर्ती मैदान है। हम लोग तीनों को देख लेते हैं। पहला लानोस का मैदान, महाद्वीप के उत्तर में लानोस का मैदान ओरिनिको और उसकी सहायक नदियों से बना है। देखिए इसका निर्माण किसका हुआ है, किस कारण हो गया है, ओरिनिको नदियों के द्वारा हुआ है। यह मैदान गुआना के पठार के उत्तर में है। यह कहाँ है, गुआना के पठार के उत्तर दिशा में ऊपर की ओर। ओरिनिको नदी पर संसार का सबसे एंजिल ऊंचा जलप्रपात 979 मीटर ऊंचा है। ओरिनिको नदी पर जो जलप्रपात है, मतलब ऊपर से पानी नीचे गिरता है, ये संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितना है, 979 मीटर है। हम लोग आगे देख लेते हैं सेल्वास का मैदान। मध्यवर्ती सेल्वास का मैदान अमेजन और उसकी सहायक नदियों से बना है। यह ब्राज़ील की उच्च भूमि के उत्तर में स्थित है। अमेजन नदी संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी जो किसी से निकला हुआ है, यह संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,280 किमी है। इसकी लंबाई कितना हो गया, 6,280 किमी हो गया। यह नदी एंडीज पर्वत से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। इंडीज पर्वत से निकलकर यह नदी कहाँ जाती है, उत्तर पूर्व की दिशा में बहती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यह नदी संसार में सबसे अधिक जल बहाकर ले जाने वाली नदी है। इस नदी में जो संसार का सबसे अधिक जल का प्रवाह होता है। हम लोग आगे देख रहे हैं लाप्लाटा का मैदान। तीसरा मैदान का भाग ब्राज़ील की उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में
पराग्वे तथा उरुग्वे नदी की घाटियों से निर्मित है। इसे प्लाटा बेसिन कहा जाता है। तो आगे देख लेते हैं पूर्वी उच्च भूमि। चौथा है, इस महाद्वीप में मुख्यतः 3 पठारी भाग हैं। उत्तर में गुआना का पठार, महाद्वीप के मध्य पूर्व में ब्राज़ील का पठार, दक्षिण भाग में पैटागोनिया का पठार। देखिए इसमें 3 मुख्य पठार हैं। पहला उत्तर में गुआना का पठार, ओरिनोको बेसिन जो कि मध्य गुहार में है, और तीसरा जल विभाजक का ब्राज़ील का पठार है, और दक्षिण में जो कि पैटागोनिया का पठार है। अमेजन बेसिन तथा ओरिनोको बेसिन मुख्य गुआना का पठार जल विभाजक का काम करता है। ये पठार क्या करता है? जल विभाजक का काम करता है। ब्राज़ील का पठार अनेक बड़ी नदियों के बहने में घिस फिर गया है, और जो ब्राज़ील का पठार है इस पर से बहुत सी नदियां बहती है, जिसके कारण ये क्या हो गया, घिस का खत्म हो रहा है धीरे। पैटागोनिया का पठार वर्षा के अभाव में एक शुष्क मरुस्थल है, और पैटागोनिया का जो पठार है वो वर्षा वहाँ नहीं होता है, इसलिए वो क्या है, एक मरुस्थल है। ये सभी पठार भाग एंडीज पर्वत से बहुत पुराने हैं। इन तीनों पठारों में ब्राज़ील का पठार सबसे बड़ा है। इन पठारों सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ब्राज़ील का पठार है। तीनों पठार जो है, हम लोग जल विभाजक देख लेते हैं, आया था उसमें। यहाँ पृथ्वी का ऐसा ऊंचा पर्वतीय या पठारी भाग जिसकी नदियों का जल 2 विपरीत दिशाओं में बहकर जाता है। देखिए ये नदी आ रही है यहाँ से, और 2 विपरीत नदियों में एक ऐसे चले जाए और एक इस तरफ से बहकर जाने लगे, तो क्या हो गया, ये जल विभाजक हो गया। ये कौन सा पठार है? गुआना का पठार जल विभाजक का काम करता है। यहाँ है गुआना का पठार, नदी आ रही है ऐसे, यहाँ पठार होगा तो एक इस दिशा में बहने लगेगी और आधा इस दिशा में। हम लोग जलवायु देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में स्थित है। याद रखिए, इसका अधिकांश भाग कहाँ स्थित है? उष्णकटिबंध में स्थित है। इसलिए महाद्वीप की जलवायु सामान्यतः गर्म है। इस महाद्वीप की जलवायु क्या है? उष्णकटिबंध में स्थित है, तो सामान्यतः गर्म ही होगा। यहाँ साल भर तापमान ऊंचा आता है, और तापमान क्या रहेगा? यहाँ ऊंचा रहेगा। अमेजन नदी की घाटी विषुवत वृत्त के निकट होने से यह भाग जलवायु विषुवतीय है। यहाँ साल भर स्वाभाविक वर्षा होने से यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र। देखिए यहाँ पे वर्षा जो कि साल भर बना रहता है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण और आर्द्र है। यहाँ अधिकांश भागों में 100 से 200 सेमी वर्षा होती है। देखिए कि बहुत भारी हैवी वर्षा होती है यहाँ पे। कुछ भागों में 200 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है, और कुछ भागों में 200 से भी अधिक वर्षा हो जाती है। महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग दक्षिणी ब्राज़ील, पराग्वे तथा उत्तरी अर्जेंटीना के निम्न भूमि प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में 50 से 100 सेमी के लगभग वर्षा होती है, और शीत ऋतु शुष्क रहती है। गर्मी के दिनों में क्या होगा? यहाँ खूब वर्षा होगा, लेकिन शीत ऋतु आएगा, जैसे ठंडा है वो क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। देखिए ये दिखा रहा है नीला कलर का, जो है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला इस क्षेत्र। ये है 150 से 200, ये सब 150 से 200 सेंटीग्रेड वर्षा होती है। और फिर इस कलर का है 100 से 150। इसी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग आगे देख लेते हैं। दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली में अटाकामा मरुस्थल की जलवायु गर्म और शुष्क है। अटाकामा की मरुस्थल की जलवायु कैसी है? गर्म और शुष्क है। यहाँ वर्षा नाममात्र की कई वर्षों में कभी कभार होती है। देखिए यहाँ वर्षा क्या होता है? कभी कभार, कई वर्षों में एक बार हो जाता है, वो भी नाम मात्र का। मध्य चिली की जलवायु भूमध्य सागरीय है।
मध्य चिली की जलवायु कैसी है? भूमध्य सागरीय है। यहाँ शीत ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और देखिए यहाँ शीत ऋतु में जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और गर्मियों में शुष्क बनी रहती है। और गर्मियों में क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंध में स्थित दक्षिण चिली की जलवायु महासागरीय है, जहाँ साल भर वर्षा होती है। दक्षिण ब्राज़ील की जलवायु गर्म शीतोष्ण है, जहाँ साल भर वर्षा होती है, जिसकी कुल मात्रा लगभग 100 सेंटीमीटर है। देखिए 100 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। दक्षिण ब्राज़ील की जलवायु क्या है? समशीतोष्ण गर्म शीतोष्ण है, जहाँ साल भर वर्षा करता रहता है। पम्पास के मैदान के दक्षिण में एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में पैटागोनिया का मरुस्थल शीत एवं शुष्क जलवायु वाला वृष्टि छाया प्रदेश। एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में पछुआ पवनों द्वारा पर्याप्त वर्षा होती है। एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में किसके द्वारा? पछुआ पवनों द्वारा वर्षा कराई जाती है। पर जब ये पवनें पर्वत पार कर पूर्वी भाग में उतरती हैं तो शुष्क हो जाती हैं। जब ये पवनें पर्वत पार कर आगे बढ़ती हैं पूर्वी भाग की तरफ, तो अधिकांश वर्षा तो करा चुके हैं, तो ये क्या होती है? शुष्क हो जाती है, हल्की हो जाती है, जिससे वर्षा नहीं हो पाती। संपूर्ण क्षेत्र अर्थात पैटागोनिया का पठार वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों की वर्षा और तापमान के मानचित्र में देखिए, ऊपर मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। आइए हम देखते हैं वनस्पति एवं जीव जंतु। वनों एवं जीव जंतुओं की विविधता की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका बहुत समृद्ध महाद्वीप है, और वन और जीव जंतु की दृष्टि से क्या है? बहुत ही समृद्ध है। यहाँ अमेजन बेसिन में संसार का सबसे बड़ा वर्षा वन है। अमेजन बेसिन जो है कि संसार का सबसे बड़ा वर्षा वन, यहाँ बहुत वर्षा होती है। अमेजन नदी की घाटी में उष्ण तथा आर्द्र जलवायु तथा संवहनी वर्षा की अधिकता के कारण सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। देखिए अमेजन नदी की घाटी में जो कि उष्ण और आर्द्र जलवायु तथा संवहनी वर्षा के कारण यहाँ सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन्हें यहाँ सेलवास कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सेलवास कहते हैं। इन वनों में लगभग 44,000 प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं। कितने जब प्रजाति के पेड़ पौधे मिलेंगे? 44,000 प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं। अधिक वर्षा के कारण भूमि दलदली और वनों की सघनता है। जब वर्षा होगा अधिक तो वहाँ की भूमि क्या हो जाएगी? दलदली हो जाएगी। यहाँ आगमन के साधनों का विकास बहुत कम हुआ है। यहाँ आवागमन के साधनों का विकास कम हुआ क्योंकि यहाँ की जमीन क्या हुआ? दलदली है। इस कारण यहाँ वनों का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। इस कारण यहाँ के वनों का उपयोग नहीं हो पाया है। सेलवास में वनों में रबड़, हार्डवुड, हुइया, सिनकोना, रोडवेज, ताड़ आदि के वृक्ष अधिक है। रबड़ के वृक्ष के दूध से रबड़ बनती है। देखिए रबड़ के वृक्ष के जो होता है उसके दूध से हमारा क्या बनता है? रबड़ बनता है। सिनकोना से कुनेन, कार्नोवा, ताड़ वृक्ष से मोम बनता है। इन कठोर लकड़ी के वनों में वाल्सा नामक संसार का सबसे हल्की लकड़ी भी होती है। इन वनों में जो है कि वाल्सा नामक जो लकड़ी होता है ये संसार का सबसे हल्की लकड़ी होता है। इस वन क्षेत्र की नदियाँ में 2500 प्रकार की मछलियाँ और वनों में 1500 प्रजाति के पक्षी मिलते हैं। देखिए 2500 प्रकार की जो मछलियाँ मिलती हैं और 1500 प्रजाति के पक्षी मिलते हैं। इसी वन में गैलेपैगस नामक कछुआ समुद्र किनारे मिलता है जो 272 किग्रा वजन तक होता है। इस किग्रा का वजन कितना होता है? 272 किग्रा होता है। यहाँ के मकड़ा बंदर और गिलहरी बंदर विशेष किस्म के होते हैं। देखिए मकड़ा बंदर, गिलहरी बंदर दो विशेष किस्म के होते हैं। एनाकोंडा नामक अजगर 10 मीटर तक लंबा होता है और एनाकोंडा नामक जो अजगर होता है उसकी लंबाई कितना होता है? 10 मीटर होता है। दलदली हिरन, दरियाई घोड़े, चिंपैंजी और मगरमच्छ यहाँ के विशेष जानवर हैं। दलदली हिरन, दरियाई घोड़े, चिंपैंजी, मगरमच्छ यहाँ के प्रमुख जानवर हैं। अमेजन के दक्षिण में कम वर्षा के कारण सवाना प्रकार की लंबी घास के मैदान हैं।
अमेजन का हम लोग अगर दक्षिण बढ़ते हैं तो वहाँ वर्षा कम होती है, जिसका वहाँ सवाना प्रकार का क्या है, एक लंबी मैदान है, घास के मैदान है। अमेजन के दक्षिण में कम वर्षा के कारण सवाना प्रकार की लंबी घास का मैदान है। उत्तर में ओरिनोको नदी की घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान को लानोस व दक्षिण ब्राज़ील के मध्य भाग के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। देखिए, ओरिनोको नदी की घाटी में जो है कि लानोस उत्तर की ओर तथा दक्षिण ब्राज़ील के मध्य वाले भाग को हम लोग घास के मैदान क्या कहते हैं, पम्पास घास का मैदान कहते हैं। उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के निचले भागों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होने के कारण घने वन। देखिए, उत्तरी अर्जेंटीना तथा पश्चिमी पराग्वे में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है गर्मी के दिनों में, जिस कारण यहाँ घने वन घास के मैदान हैं। इन्हें ग्रांड चाको कहा जाता है। इस घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रांड चाको कहते हैं। इन घास के मैदानों में पशुपालन और भेड़ पालन विशेष रूप से होता है। इस घास का मैदान क्या होता है, पशुपालन और भेड़ पालन होता है। यहाँ का चींटियाँ खाने वाला विचित्र प्राणी एंट ईटर प्रसिद्ध है। यहाँ की चींटी खाई जाती है। जो विशिष्ट प्राणी क्या हो, एंट चीटर की प्रसिद्ध है। यहाँ प्यूमा और जगुआर जैसे खतरनाक जानवर भी मिलते हैं। यहाँ पे प्यूमा और जगुआर जैसा जानवर भी मिलता है। यहीं कैंडोर नामक संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी भी पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन है, कैंडोर। यह इसी जंगल में पाया जाता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। ये प्राकृतिक वनस्पति दिखा रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं। इस कलर पीला कलर का ये हमारा मरुस्थल है दक्षिण की ओर। विषुवत-रेखीय वर्षा इस कलर का ये अब ये हो गया समशीतोष्ण, ये सब लाइन वाले। इसके बाद ये हो गया उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, यहाँ और ऊपर भी है। ये हो गया भूमध्य सागरीय वनस्पति, यहाँ है, और इसके बाद इस साइड भी है। हम लोग आगे देख लेते हैं। दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली में गर्म मरुस्थलीय शुष्क भागों में नागफनी और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। देखिए, अगर शुष्क है तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कटीली झाड़ियाँ और नागफनी पाई जाती हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य चिली के भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में सदाबहार वन मिलते हैं। और मध्य चिली में भूमध्य सागर के नज़दीक जो होता है वहाँ कौन से वन मिलते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार वन में ये सदा हरे भरे रहते हैं, जिनके वृक्षों की पत्तियाँ मोटी और चिकनी होती है। इनकी पत्तियाँ कैसी होंगी, मोटी और चिकनी होगी, जिससे शुष्क ग्रीष्म ऋतु में वे नहीं सूखते, जिसके कारण ये ग्रीष्म ऋतु में भी नहीं सूख पाते हैं। ओक, अखरोट, चेस्टनट, अंजीर और रसदार फल भी यहाँ मिलते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। दक्षिण चिली के महासागरीय जलवायु के क्षेत्र में शीतोष्ण मिश्रित वन पाए जाते हैं। और दक्षिणी चिली की जो है कि महासागरीय जलवायु में कैसा वन, शीतोष्ण मिश्रित वन मिलते हैं। इन वनों में चीड़ और बीच में के पेड़ों की अधिकता होती है। दक्षिणी ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के दक्षिणी में शीतोष्ण घास का मैदान है। ये मैदान पशुपालन व कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं। ये जो घास का मैदान है ये पशुपालन तथा कृषि के लिए बहुत ही आदर्श माने जाते हैं। पम्पास के दक्षिणी तथा एंडीज पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र में
पैटागोनिया का शीतोष्ण मरुस्थल है। ये यहाँ शुष्कता के कारण वनस्पति तथा जीव जंतु का अभाव। मरुस्थल तो वहाँ शुष्क होगा, उसके कारण वहाँ वनस्पति और जीव जंतु नहीं मिलते हैं। आइए हम लोग अभ्यास देख लेते हैं। इसमें पहला निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला दिया हुआ है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उत्तर से दक्षिण के बीच विस्तार कितने किलोमीटर तक है? क 6406 किलोमीटर, ख 6640 किलोमीटर, ग 4066 किलोमीटर, घ 6064 किलोमीटर। इसमें हमारा कौन सा सही है? ख सही है, 6640 किलोमीटर। हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाला सबसे हल्की लकड़ी का क्या नाम है? क वाल्सा, ख हिबिया, ग सिलिकोना, घ हार्डवुड। हमारा जो सही इसमें क वाल्सा। हम लोग अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए हम उसको देख लेते हैं। इसमें पहला है, दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का चौथा, इसमें क्या भराएगा? चौथा भराएगा, बड़ा महाद्वीप है। हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग खाली स्थान कटिबंध में है। इसमें जो कि हमारा उष्ण भराएगा, क्या भराएगा? उष्ण कटिबंध में है। खाली स्थान संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसमें खाली स्थान में अमेजन भराएगा, अमेजन। और चौथा देखते हैं, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर खाली स्थान है। तो हमारे इस खाली स्थान क्या भराएगा? हमारे इस खाली स्थान अकांका गुआ भराएगा, का गुआ। हम लोग पांचवा देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में खाली स्थान सागर है। कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर है। हमारे इसमें क्या भराएगा? कैस्पियन सागर भरा जाएगा। हम लोग अति लघु उत्तरी देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, वलित पर्वत किसे कहते हैं? तो देखिए, पृथ्वी के आपसी तनाव के तरफ विपरीत दिशा में दूसरे को बल लगाते हैं। उससे देखिए, जैसे ये दो प्लेट हैं और दोनों का तनाव फोर्स की साइड एक ही साइड, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ये ऐसे लगाएंगे तो ये जो पर्वत का निर्माण मिट्टी ऊपर बनेगा तो क्या हो जाएगा? हमारा वलित पर्वत हो जाएगा। हम लोग दूसरा देख लेते हैं। जल विभाजक से क्या आशय है? देखिए, एक नदी बहते हुई आ रही है, अगर बीच में कोई पठार आ जा रहा है और उसका नदियों की दिशा क्या कर रहा है? बदल दे रहा है। उसको दो भागों में विभाजित करके एक दूसरे का दिशा बिल्कुल विपरीत कर दे रहा है। एक आ रहा है इधर उत्तर तरफ चल रहा है तो दूसरा भाग किधर जा रहा है? पश्चिम और दक्षिण की ओर बह रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं प्रश्न उत्तर का एक फ्रेश वीडियो दूसरा डाल दूंगा, आप लोग वहां जाकर देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। गर्ल्स के हम सब भारतीय है। हाँ, आप किस जिला से वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।